हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बारे में। आप सभी ने जो भी लेक्चर्स आए उस लेक्चर्स के अंदर आपने कई चीज़ों को देखा जो है। अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई वो बताई थी वोमेन कैप्सूल्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब और रीएब्जॉर्ब हो रही हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने लूप ऑफ हेनले की बात की थी अपने प्रीवियस वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल जो होता है वो बेसिकली हमारा ऑस्मोलैलिटी होती है, और उसके बाद यहाँ पे ऑस्मोलैलिटी बढ़ती चली जाती है। जैसा कि मैंने कहा था प्रॉक्सिमल टिब्यूल में भी 300 के आसपास में होती है, लेकिन लूप ऑफ हेनले में वो 300 से जो है बढ़ करके 700, फिर उसके बाद 1200 के आसपास होती है। लेकिन जैसे ही असेंडिंग लूप की तरफ हम लोग जाते हैं लूप ऑफ हेनले में वो अप्रॉक्स 100 मिली ऑस्मोल तक घट जाती है। अभी आप देखेंगे सारी चीज़ों को डिटेल में, और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर जा कर के देखें, क्योंकि जब तक आप जो है पूरे वीडियोस को नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको एक एक करके सभी चारों पाँचों वीडियोस देख लेने चाहिए, जिससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाए चीज़ें। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बारे में, और डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का हमने यहाँ पे एक डायग्राम लिया हुआ है। मैं इसको पूरी तरीके से आपको बता देता हूँ इस डायग्राम के बारे में कि आखिर ये डायग्राम हमारा क्या कहना चाहता है। सबसे पहले देखिए इस डायग्राम में ये जो है आपकी ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि ये हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं जो हमारे जो हमारा नेफ्रॉन है जो जिनके आसपास से गई हुई है। और ये जो है ये बेसिकली हमारा डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, जिसको हम लोग टीसीटी के नाम से शो कर रहे हैं। और ये जो पहला पोर्शन, 3 पोर्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बीच की सेल्स हैं हमारे, जो हमारे डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल और हमारे ब्लड वेसल्स के बीच में सिचुएटेड रहती हैं। और डिफरेंट टाइप्स के आयंस, वाटर और डिफरेंट टाइप्स के केमिकल के एक्सचेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, जहाँ पे बहुत सारे चैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे इसके बारे में। और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अभी हम लोग लूप ऑफ हेनले से आ रहे हैं। ये जो है ये हमारा लूप ऑफ हेनले है, और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा अर्ली डीसीटी। अर्ली डीसीटी मतलब अर्ली डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और अर्ली डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर अब आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका एक्सपोर्टेशंस हो रहा है, जिनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिनका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और क्या क्या चीज़ें आपको अर्ली डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए कि जो हमारा अर्ली डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होता है, यहाँ की जो वॉल्व होती है वो वॉल बेसिकली वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। तो अर्ली डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में आपको वाटर का एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे बाकी चीज़ें जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, उसका रीएब्जॉर्प्शंस देखने को मिल सकता है, वो ब्लड में वापस जाएंगी। लेकिन जो है यहाँ पे हमें जो बेसिकली वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो देखने को नहीं मिलता है। देखिए क्या है कि लूप ऑफ हेनले से जब सोडियम आयन जो आता है वो तकरीबन 10% ही बचा रहता है। मतलब कि हमारे नेफ्रॉन में, या फिर हमारे अगर हम बात करें हमारे फिल्ट्रेशंस के दरमियान, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में केवल और केवल 10% सोडियम आयन ही बचा रहता है, जिसमें से इस डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के दरमियान या अंदर 6 से 5% जो होता है वो एब्जॉर्ब या रीएब्जॉर्ब किया जाना है। ठीक है। अब बाकी जो वाटर, मैंने कहा कि अर्ली डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है जिसको हम लोगों ने बोला है लेट डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल,
इधर की तरफ लेट वाले की तरफ जो है वो बेसिकली आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे एक हार्मोन्स काम करेगा जिसके बारे में मैं अभी बात करूँगा आपसे। तो सबसे पहले अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में सोडियम आयन आता है, साथ में क्लोरीन भी होता है, कैल्शियम आयन भी होता है। तो लेकिन यहाँ पे अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के अंदर आपको सबसे पहले सोडियम और क्लोरीन आयन जो है वो एब्जॉर्ब होते हुए दिखेंगे, वो मूव करते हुए दिखेंगे। ये जो चैनल होता है ये सोडियम क्लोरीन सिम्पोर्टर होता है, जिसके थ्रू सोडियम आयन और जो क्लोरीन होता है वो मूव करता है ब्लड वेसल्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो क्लोरीन है वो हमारा सीधे कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोरीन हमारा ब्लड में पहुँच जाएगा। साथ में यहाँ पे क्या होगा कि जो सोडियम आयन है वो भी मूव करके हमारे ब्लड की तरफ ही जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कई और चैनल्स पाए जाते हैं जो सोडियम और पोटेशियम आयंस को एक्सपोर्ट करते हैं, और इनको सोडियम और पोटेशियम आयन जो एक्सपोर्ट होते हैं इसके लिए एटीपी रिक्वायर होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये हमारा एक पेसिव प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इस सेल के अंदर ये सेल जो होती है वो 3 सोडियम, क्योंकि सोडियम आयन यहाँ से जा ही रहा है तो इसका जो अमाउंट है वो हाई हो ही जा रहा है। तो जो सोडियम आयन है वो बेसिकली 3 सोडियम आयन जो है वो हमारा बाहर निकलता है, और 2 पोटेशियम आयन जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है, अंदर की सेल की तरफ मूव करता है, जिससे कि यहाँ पे पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव जो पोलैरिटीज़ है वो भी लिबरेट होती है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी आपको जो है वही सेम चैनल दिखाई दे रहे हैं, जो 3 सोडियम आयन है वो बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं। और ये दोनों प्रोसीजर जो होती हैं वो एटीपी डिपेंडेंट होती हैं, मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है। तो अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के अंदर आपने क्या देखा कि हमारे जो सोडियम आयन थे वो बाहर की तरफ मूव किए, पोटेशियम आयन जो थे वो अंदर की तरफ मूव किए, जो क्लोरीन है वो भी डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल से हमारे ब्लड की तरफ मूव कर गई। तो ये अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल की कहानी होती है, जहाँ पे मैंने आपसे कहा कि यहाँ की जो ऑस्मोलैलिटी होती है वो तकरीबन 100 to 200 होती है। ज़्यादातर बुकों में 100 ही दिखाया गया है, ठीक है, जिसको 100 मिली ऑस्मोल में इनकी ऑस्मोलैलिटी होती है। ये कहानी थी हमारे अर्ली डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, जिसमें जब भी आप कभी भी बताइएगा तो आप ये बात बताइएगा कि सोडियम और क्लोरीन आयन हमारे बेसिकली एब्जॉर्व किए जाते हैं, रीएब्जॉर्व किए जाते हैं, और अप्रॉक्स 5 to 6% हमारे सोडियम आयन यहाँ से एब्जॉर्व हो जाते हैं, और तकरीबन 5 to 6% अभी हमारे पास में बचे रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैल्शियम आयन का भी एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। अब ये जो कैल्शियम आयन है इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। देखिए क्या होता है कि कैल्शियम आयन क्यों चाहिए, कैल्शियम आयन को ब्लड क्यों एब्जॉर्ब करेगी, उसके पीछे का रीज़न होता है कि जब ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। जब ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल कम हो जाता है तो आपको पता है कि एक हार्मोन्स हमारे बॉडी में पाया जाता है जिसको कि एक ग्लैंड सिक्रीट करती है, जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है ना, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड बेसिकली हमारे थायरॉयड ग्लैंड के पीछे की तरफ होती है। थायरॉयड ग्लैंड के पीछे की तरफ होती है हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है जिसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन्स। अब ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स होता है वो पैराथायरॉयड हार्मोन्स का काम होता है हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना। अब ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए जो सेल होती है, सेल के पास में जाती है, इस सेल के ऊपर एक रिसेप्टर पाया जाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन्स का रिसेप्टर पाया जाता है। वो आता है हार्मोन्स, चूँकि पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, और वो आता है हमारे रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है। इस रिसेप्टर पे बाइंड करते ही सेकेंडरी मैसेंजर जो साइक्लिक एएमपी होता है हमारा बेसिकली जीपीसीआर पाथवे रन करता है। यहाँ पे कौन सा पाथवे रन करेगा? जीपीसीआर पाथवे रन करेगा, जिसमें जी प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये जी प्रोटीन पे जीटीपी एक्टिविटी होगी, और जीटीपी एक्टिविटी के बाद यहाँ पे साइक्लिक एएमपी जो एक सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है
वो एक्टिवेट होगा, फिर वो PKA को एक्टिवेट कर देगा, और जो PKA होता है वो जा करके फॉस्फोराइलेट कर देगा यहाँ पे पाए जाने वाले कैल्शियम आयन चैनल को। मतलब कि कुल मिला के क्या हुआ कि आपने क्या देखा कि जो पैराथायराइड हार्मोन्स था वो आया आपके रिसेप्टर पे बाइंड किया, सेकेंडरी मैसेंजर्स में इंफॉर्मेशंस गई, प्रोटीन काइनेज ए जो है या फिर आप PKA जो होता है हमारा वो एक्टिवेट हुआ, उसने फॉस्फोराइलेट कर दिया कैल्शियम आयन चैनल को, और जिससे कैल्शियम आयन जो चैनल है हमारे वो ओपन हो गए, और जो भी हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में कैल्शियम आयन थी वो मूव करके जाना शुरू कर दी इस सेल के अंदर, और फिर ये कैल्शियम आयन जाके बाइंड कर दी कॉलमोडुलिन प्रोटीन पे, और फिर ये कैल्शियम आयन मूव कर गई हमारे ब्लड में, जिससे कि ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो दोबारा से क्या हो गया, मेंटेन हो गया। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो गया, मेंटेन हो गया। तो इस तरीके से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर कैल्शियम आयन जो होता है उसका भी रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, और उसके रीअब्जॉर्प्शन में जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स काम करता है वो कौन काम करता है, पैराथायराइड हार्मोन्स। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ये सारी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ चीज़ों को ताकि बातें और अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो फिर से अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। जो लोग मतलब सेल वेल वगैरह के बारे में या फिर हार्मोन्स के बारे में उतना नहीं जानते वो इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। देखिए, ये हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है उसी में होता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, हमारे पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीशन करती है जिसको कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन। इसका काम होता है कैल्शियम आयन लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाना, ठीक है ना, मेंटेन करना, बढ़ाना मेंटेन करना मतलब रेगुलेट करना। ठीक है, अब इसके लिए क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन इस सेल पे जाके बाइंड करता है, क्योंकि इसको पता है कि जब तक इस चैनल को नहीं खोलोगे तब तक इस चैनल से कैल्शियम आयन एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस चैनल को ओपन करने के लिए क्या किया कि या करके यहाँ पे बाइंड कर गया। अब जैसे ये इस रिसेप्टर पे बाइंड किया, जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, फिर जी प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ, इसने साइक्लिक AMP को एक्टिवेट किया जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है, और फिर ये सेकेंडरी मैसेंजर ने PKA को एक्टिवेट किया। फिर PKA ने क्या किया कि इस चैनल को फॉस्फोराइलेट कर दिया, जिससे कि ये जो चैनल है हमारा वो क्या हो गया, ओपन हो गया, और जो कैल्शियम आयन है वो बड़े आराम से इस सेल के अंदर मूव करके चला गया। फिर ये कैल्शियम आयन कॉलमोडुलिन प्रोटीन से जाके बाइंड करेगा, और जो कॉलमोडुलिन प्रोटीन है वो कैल्शियम आयन को ब्लड के अंदर भेज देगी। मतलब इसके अंदर भाई कैल्शियम आयन का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो अब ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारी जो कैल्शियम आयन है वो बेसिकली मूव करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, अब उसके बाद क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की। अब लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में बहुत ही बड़ा इवेंट होते हैं, 2-3 इवेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और ये आखिरी पोर्शन होता है जिसमें हार्मोनल बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब आप सभी को पता है कि जो ब्लड है, ब्लड में पहली बात यहाँ से पुश हो रहा था जब हमारा जो पोटेशियम आयन है, जिससे कि यहाँ पे ब्लड के अंदर जो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ब्लड के अंदर जो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन है वो क्या है, इंक्रीज है, जबकि ब्लड के अंदर जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा देखने को हमें नहीं मिलता है। तो अगर हमारे ब्लड में क्या हो जाए कि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन है, जब ये सोडियम आयन यहाँ पोटेशियम आयन यहाँ से मूव करेगा तो इस सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर जो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। इस सिचुएशंस में क्या होता है कि अगर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे एक फैक्टर काम करता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 और सोडियम पोटेशियम आयन जो होते हैं ये बेसिकली हमारे एड्रिनल ग्लैंड को, जो हमारा क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, आपको पता है इसमें 2 पोर्शंस होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम लोग एल्डोस्टेरॉन कहते हैं। अब ये एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो बेसिकली हमारा एक स्टीरॉयड हार्मोन्स होता है। कैसा हार्मोन्स होता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स होता है।
और मैंने आपको कहा है कि स्टेरॉयड हार्मोन्स जितने भी होते हैं, ये स्टेरॉयड हार्मोन्स डायरेक्ट, जैसे कि ये पैराथायराइड हार्मोन्स था ना, ये डायरेक्ट देखिए न्यूक्लियस में नहीं जाके बाइंड किया, इसने साइक्लिक एएमपी का सहारा लिया। लेकिन जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है ये डायरेक्ट जाके न्यूक्लियस से क्या होता है, बाइंड कर जाता है। ये डीएनए है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो एल्डोस्टेरॉन डायरेक्ट जा करके हमारे न्यूक्लियस से बाइंड करता है और ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को डन करता है। पहली बात, यहाँ पे सोडियम आयन चैनल और पोटेशियम चैनल्स को ओपन करवा देता है, जिससे जो पोटेशियम आयंस है वो हमारे लेट डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के अंदर, लेट डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के अंदर जो है पोटेशियम आयन मूव करना शुरू कर देता है थ्रू द एटीपी। किसके थ्रू? एटीपी के थ्रू। ध्यान में रखिएगा मेरी बात, इस प्रोसेस में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये जो होता है वो हमारा एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो सोडियम आयन बचा हुआ रहता है कुछ कंसंट्रेशन, वो सोडियम आयन मूव करके इस सेल के अंदर चला जाता है, जिससे कि बाद में फिर यही सोडियम आयन ब्लड के अंदर मूव करके चला जाता है, जिससे ब्लड के अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर हमारे बढ़ जाता है और ये हमारे ब्लड आगे की तरफ मूव करती है। आगे कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि यहीं पे इतनी प्रोसेस होने के बाद जब ये दोनों प्रोसेस हो गई, दोनों चैनल्स ओपन हो गए, पोटेशियम आयन चैनल्स आगे की तरफ ब्लड के अंदर सोडियम आयन मूव कर गया, पोटेशियम आयन अंदर कंसंट्रेशन बढ़ गया, डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के अंदर भी पोटेशियम आयन आ गया जो है। अब यहाँ पे बात आती है वाटर की। अब लेट डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के अंदर जो वाटर होता है उसको जो है रीएब्जॉर्ब करना होता है ब्लड को। ठीक है, किसको रीएब्जॉर्ब करना होता है? वाटर को। अब वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, लेट डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के अंदर एक रिएक्शंस होती है, एक हार्मोन्स पाया जाता है, उस हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं बेसिकली एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये आपको एडीएस दिखाई दे रहा है। अब ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है वो क्या काम करता है कि वो हमारे लेट डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में, मतलब इस पोर्शंस के अंदर लेट डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में एक्वापोरिन चैनल्स पाए जाते हैं, जिनको जाकर के ओपन कर देता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स क्या करता है? एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन कर देता है, जिससे लेट डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के अंदर मौजूद H2O मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा से ब्लड के थ्रू रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इस तरीके से H2O का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो होता है वो एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन कर देते हैं, जिससे कि लेट डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के अंदर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो हमारी यूरिन होती है वो और ज़्यादा वाटर उससे रिमूव होने के कारण वो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है। अब डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के बाद जो हिस्सा शुरू होता है वो शुरू होता है कलेक्टिंग डक्ट का, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो टोटल देखिए यहाँ पे एक ओवरव्यू मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ओवरव्यू मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, मैं ओवरव्यू आपको एक बार दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कई जगह आपको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिलते हैं। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जो दूसरे मॉलिक्यूल के हेल्प से या फिर उनकी मदद से होते होंगे उसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटीज़ होती है वो तकरीबन 100 to 200 ऑस्मोल की होती है, मिली ऑस्मोल की होती है। और यहाँ पे जो अर्ली वाला जो फेज़ होता है, अर्ली फेज़ में सोडियम आयन ही केवल और क्लोरीन आयन ही, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट से केवल वही मूव करते हैं, वाटर मूव नहीं करता है। वाटर मूव करेगा आखिरी में डिस्टल या लेट डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में, लेट डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में। अर्ली डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के अंदर जो है हमें वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे अगेन क्या होता है, कैल्शियम आयन भी एब्जॉर्ब किया जाता है। कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शंस में पैराथायरॉयड हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आगे यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड भी शामिल होती है और ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करती है, जो सोडियम पोटेशियम आयन के मूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। साथ में यहाँ पे हमारे ADH हार्मोन्स होते हैं जो कि बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल को
मूवमेंट कराने के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वेट करिएगा हमारे कलेक्टिंग डक्ट के वीडियोस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।